अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मसल के बारे में। मसल के डिफरेंट स्ट्रक्चर जो थे उसके बारे में हमने देखा था कि मसल को अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो उसका जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से फिलामेंट्स होते हैं। तो ये सारा कुछ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। थोड़ा सा हम उस लेक्चर को रिवाइज़ कर लेते हैं। उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले आपके पास एक मसल बंडल होता है। मसल बंडल के अंदर बहुत ज़्यादा मसल फाइबर्स होते हैं और मसल फाइबर के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, दैट इज़ कॉल्ड सार्कोलेमा। सार्कोलेमा के बिल्कुल नीचे काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं स्केलेटल मसल के अंदर। अब जो मसल फाइबर है इसके अंदर बहुत ज़्यादा मायोफिब्रिल्स होते हैं और मायोफिब्रिल को अगर देखा जाए तो मायोफिब्रिल के ऊपर डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं। ये डार्क और लाइट बैंड्स जो हैं ये एक्चुअली होते हैं ड्यू टू प्रोटीन्स विच इज़ एक्टिन प्रोटीन एंड मायोसिन प्रोटीन। जो एक्टिन प्रोटीन का फिलामेंट है उसको हम थिन फिलामेंट कहते हैं और मायोसिन प्रोटीन का जो फिलामेंट है उसको हम थिक फिलामेंट कहते हैं। इसी के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि मसल फाइबर के ऊपर जो सार्कोलेमा है वो सम टाइम अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है और इन्वेजिनेट होकर इसने ट्यूब्स बनाई होती हैं येलो कलर की, ये जो है हमें नज़र आ रही हैं। इन ट्यूब्स को हम कहते हैं टी टिब्यूल्स, ठीक है। और टी टिब्यूल्स के सारे सिस्टम को हम टी सिस्टम कहते हैं, ये जितने भी टिब्यूल्स हैं। अब टी टिब्यूल्स जो हैं उनके साथ लगे होते हैं ये ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये स्टोर करता है कैल्शियम आयन को। तो कैल्शियम आयन जो है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही स्टोर होते हैं। ये स्ट्रक्चर था। जो अगर हम सार्कोमेर की तरफ आएँ तो मायोफिब्रिल के अंदर डार्क और लाइट जो बैंड्स हमें नज़र आ रहे थे, एक्चुअली वो क्या होता है कि उसके अंदर थिन और थिक फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। वो एरिया अब यहाँ पर देखें कि ये वाला एक एरिया हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक जी लाइन है, ठीक है। और जी लाइन के साथ जो प्रोटीन अटैच है दैट इज़ एक्टिन प्रोटीन। यहाँ पर भी जी लाइन और प्रोटीन कौन सी है, एक्टिन प्रोटीन। और इसके बिल्कुल साथ जो है वो आपके पास यहाँ से हम देखते हैं कि ये दरमियान में जो ये थिक नज़र आ रहा है ये आपके पास जो है वो थिक फिलामेंट है जिसको हम मायोसिन प्रोटीन कहते हैं। तो वो हिस्सा सार्कोमियर का, सार्कोमियर हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू जी लाइन्स। तो ये वाला जो एरिया जिसमें जस्ट एक्टिन के फिलामेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं इस एरिया को हम कहते हैं आई बैंड। इसी तरह यहाँ पर भी जहाँ पर सिर्फ एक्टिन के फिलामेंट्स हैं ग्रीन कलर के, तो ये आपके पास आई बैंड है। फिर उसके बाद ये वाला हिस्सा यहाँ से जहाँ एक्टिन और मायोसिन ओवरलैप किए हुए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा एरिया दिस इज़ कॉल्ड ए बैंड। अब ए बैंड के दरमियान में कुछ हिस्सा था जहाँ पर जस्ट मायोसिन के फिलामेंट्स थे, तो ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं एच जोन। और एच जोन के दरमियान में एक लाइन होती है दैट इज़ कॉल्ड द एम लाइन। ये स्ट्रक्चर हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। उसके बाद अगर हम थिन फिलामेंट को जूम करके देखें तो थिन फिलामेंट जो है इसके अंदर एक्टिन फिलामेंट एक्टिन के दो फिलामेंट्स होते हैं और दोनों फिलामेंट के ऊपर जो है ये डार्क कलर जो आपको नज़र आ रहा है वो एक्चुअली क्या है, बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन। लेकिन इसको कवर किया हुआ है किसने, एक और प्रोटीन है दैट इज़ ट्रोपोमायोसिन। और इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एक थर्ड प्रोटीन है दैट इज़ ट्रोपोनिन। तो तीन तरह की प्रोटीन्स होती हैं, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। एक्टिन के भी दो फिलामेंट्स हैं, ट्रोपोमायोसिन के भी दो फिलामेंट्स हैं और ट्रोपोनिन प्रोटीन जो है इसके तीन हिस्से होते हैं। एक हिस्सा एक्टिन प्रोटीन के साथ अटैच है, एक हिस्सा ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच है और एक हिस्सा कैल्शियम आयन को रिसीव करता है। कैल्शियम आयन जो हमने पीछे पढ़ा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कैल्शियम आयन को स्टोर करती है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखें कि जो बाइंडिंग साइट है मायोसिन की, मायोसिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो मायोसिन में टेल होती है इसके फिलामेंट में और दो हेड होते हैं। ये हेड इस बाइंडिंग साइट के ऊपर आकर अटैच होते हैं, लेकिन ये तभी अटैच हो सकते हैं जब ट्रोपोमायोसिन यहाँ से उतर जाए। अभी तो इसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन है, तो ट्रोपोमायोसिन को उतारने के लिए जो है वो कैल्शियम फिर ज़रूरी होता है। उसका हम आज फंक्शन देखते हैं कि किस तरह मसल कंट्रैक्शन जो है वो होती है। जी फर्दर अगर हम देखें आज के लेक्चर की तरफ तो आज का हमारा लेक्चर जो है उसमें हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के बारे में देखेंगे। 1954 में दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने ये मॉडल दिया था, एच हक्सले और दूसरा एफ हक्सले, ठीक है, हेनरी हक्सले और दूसरा एंड्रयू फील्डिंग हक्सले। इन्होंने ये मॉडल दिया था। इनके मुताबिक जब मसल कंट्रैक्ट करते हैं तो मसल के अंदर स्ट्रक्चर कुछ यूँ बन जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ से जो है वो मसल कंट्रैक्शन का डायग्राम जो है उसको देख लेते हैं मसल कंट्रैक्शन की। जी ये देखें, ये नॉर्मल मसल है, कंट्रैक्टेड हालत में नहीं है, रिलैक्स हालत में है। जब ये मसल कंट्रैक्ट करेगा तो चेंजेस क्या आएंगे कि दोनों जी लाइंस एक दूसरे के पास आ जाएंगी, ठीक है। अब ये मसल कंट्रैक्शन एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से होती है, मसल कंट्रैक्शन जो है स्टार्ट होती है आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से। आपके मसल के साथ
एक न्यूरॉन्स, काफ़ी ज़्यादा न्यूरॉन्स लगी होती हैं जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेकर आएंगी। जब ब्रेन से इंफॉर्मेशन आएगी तब भी आपके मसल जो है वो डेफिनेटली कंट्रैक्ट करेंगे। तो ब्रेन से इंफॉर्मेशन लाने के लिए न्यूरॉन्स जो है वो आपके मसल के साथ अटैच हैं। अब ये जो एक मोटर न्यूरॉन है इसके आगे से ब्रांचेस होती हैं, और एक मोटर न्यूरॉन की ब्रांचेस एक से ज़्यादा मसल फाइबर के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो एक न्यूरॉन और वो जितने मसल फाइबर के साथ कनेक्टेड है इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं ये क्या है, एक मोटर यूनिट है। ठीक है, कि एक न्यूरॉन जो है उसकी ब्रांचेस जितने भी मसल फाइबर के साथ कनेक्टेड हैं उनको कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, वो क्या बन गया, एक मोटर यूनिट बन गया। तो सबसे पहला क्या होता है कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपके ब्रेन से इंफॉर्मेशन आती है और उस इंफॉर्मेशन की वजह से जो नर्व इम्पल्स है, ठीक है, वो आपके मसल तक पहुंचती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। तो जैसे ही ये नर्व इम्पल्स आपकी मोटर न्यूरॉन्स से मसल तक पहुंचती है तो यहाँ पर एक बनता है स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है कि जहाँ पर ये नर्व आ रही है मोटर न्यूरॉन और ये मसल की मेम्ब्रेन है मसल फाइबर की, दैट इज़ कॉल्ड सार्कोलेमा। तो न्यूरॉन और जो मसल मेम्ब्रेन है इनके दरमियान एक जंक्शन बनता है, दैट जंक्शन इज़ कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो नर्व इम्पल्स इस जंक्शन तक आती है, देन नर्व इम्पल्स जो है वो नर्व से सार्कोलेमा के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, और सार्कोलेमा से ये नर्व इम्पल्स ट्रैवल करती है टू द टी टिब्यूल्स। ठीक है, अब आपको ये स्ट्रक्चर पीछे वाला जो है वो रिवाइज करना होगा जो हमने पीछे पढ़ा था कि ये सार्कोलेमा, यहाँ से नर्व इम्पल्स जो है वो आएगी सार्कोलेमा तक और फिर नर्व इम्पल्स जो है वो टी टिब्यूल्स के अंदर एंटर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से जो नर्व इम्पल्स है वो जाती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। जैसे ही नर्व इम्पल्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पहुंचती है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कैल्शियम आयन को रिलीज़ कर देती है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हम बिल्कुल स्टार्ट से बात कर रहे हैं। आपकी बुक पर जो है ये शुरू से स्टार्ट नहीं है, ये लास्ट से शुरू तक एंड में उल्टा सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है। मसल कंट्रैक्शन को पहले बताया हुआ है, देन बताया हुआ है कि कंट्रैक्शन क्यों होती है, देन बताया हुआ है इस कंट्रैक्शन को करवाने के लिए इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है और कैल्शियम आयन कहाँ से आते हैं। तो बुक पर जो है वो उल्टा सिस्टम चला हुआ है, हम जो है वो शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले ब्रेन से इन्फॉर्मेशन आएगी, वो कहाँ आएगी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ज़रिए आपकी सार्कोलेमा तक। सार्कोलेमा से नर्व इम्पल्स कहाँ चली जाती है, टी टिब्यूल्स में, और टी टिब्यूल्स से जो नर्व इम्पल्स अब जाती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके नतीजे में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रिलीज़ करते हैं, कैल्शियम आयन। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक देख लिया कि नर्व इम्पल्स जो है ये देखें ये जा रही है टी टिब्यूल्स, देन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये इम्पल्स काज रिलीज ऑफ द कैल्शियम आयन फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी कैल्शियम आयन जो है वो रिलीज़ होकर यहाँ पर आ जाएंगे। अब कैल्शियम आयन करते क्या हैं, ठीक है, कैल्शियम आयन के बारे में देखेंगे कैल्शियम आयन क्या करते हैं। कैल्शियम आयन का पहला फंक्शन क्या है, ये जाकर अटैच हो जाता है टू द ट्रोपोनिन। ठीक है, मसल कंट्रैक्शन में हमने देखा था कि जो ट्रोपोनिन है उसके 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो है वो अटैच है किसके साथ, एक हिस्सा अटैच है आपके जो है वो एक्टिन फिलामेंट के साथ। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ट्रोपोनिन के 3 हिस्से हैं, एक हिस्सा एक्टिन फिलामेंट के साथ अटैच है, एक हिस्सा ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच है और एक हिस्सा कैल्शियम को रिसीव करने के लिए फ्री होता है। तो जैसे ही कैल्शियम आयन आते हैं तो कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के ऊपर अटैच हो जाते हैं। जैसे ही कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के ऊपर अटैच होते हैं तो ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हट जाती है। ठीक है, बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज हो जाती हैं। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था ट्रोपोमायोसिन जब तक हटेगी नहीं मायोसिन का हेड अटैच नहीं होगा। तो यहीं पर वो जो है फंक्शन आ गया कि जैसे ही कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के साथ लगेगा ट्रोपोमायोसिन जो है वो अपनी जगह से हट जाएगी। ट्रोपोमायोसिन जैसे ही अपनी जगह से हटेगी तो जो थिक फिलामेंट्स हैं, थिक फिलामेंट का जो हेड है, ठीक है, मायोसिन का जो हेड है वो जाकर एक्टिन के ऊपर बाइंडिंग साइट पर बाइंड कर जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली कैल्शियम का रोल है कि कैल्शियम ट्रोपोनिन के ऊपर लगता है, ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस कर देता है और मायोसिन का हेड वहाँ पर एक्टिन के ऊपर फिलामेंट के ऊपर जाकर अटैच हो जाता है। अब जैसे ही मायोसिन का हेड एक्टिन के ऊपर अटैच होगा, मायोसिन एक्टिन को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, मायोसिन का फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके नतीजे में दोनों जी लाइंस एक दूसरे के पास आ जाएंगी। तो ये जी लाइन इस तरफ मूव करेगी और ये जी लाइन इस तरफ मूव करेगी। नीचे वाला स्ट्रक्चर देखें कि जी लाइंस जो है वो एक दूसरे के पास आ जाती हैं। जो एच जोन दरमियान में था वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। जब फिलामेंट बिल्कुल पास आ जाते हैं तो एच जोन डिसअपियर हो जाता है। आई बैंड शॉर्ट हो जाता है। यहाँ पर देखें आई बैंड यहाँ से लेकर यहाँ तक है,
तो इस एरिया में आई बैंड क्या है, शॉर्ट हो गया। तो मसल जब कंट्रैक्ट कर रहा है, सार्कोमियर कंट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, जी लाइंस कम क्लोज टू ईच अदर, आई बैंड शॉर्टन्स, एच जोन डिसअपियर। और जो ए बैंड है ये बिल्कुल वैसे ही रहता है, क्योंकि मायोसिन की लेंथ तो चेंज नहीं हो रही, तो ए बैंड उतने का उतना रहता है। ए बैंड डज नॉट चेंज, ए बैंड कांस्टेंट, ठीक है। तो ए बैंड जो है वो चेंज नहीं होता। तो ये चेंजेस आती हैं जब आपका मसल जो है वो क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है। ये भी जो है वही बताया हुआ है कि सबसे पहले कैल्शियम आयन आएंगे, कैल्शियम आयन ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस करेंगे, तो मायोसिन का हेड किसके साथ अटैच हो गया, एक्टिन के साथ। एक चीज़ यहाँ पर देखें कि मायोसिन के हेड को एक्टिन फिलामेंट के साथ अटैच करने के लिए एटीपी चाहिए, ठीक है। तो एटीपी आती है, वो हाइड्रोलाइज होती है, और जो मायोसिन का फिलामेंट है वो मायोसिन का जो हेड है वो एक्टिन के साथ अटैच हो जाता है। अब मायोसिन का हेड एक्टिन को अपनी तरफ खींचता है, इसको यहाँ से उतरने के लिए भी क्या चाहिए, एटीपी। तो आपके मसल के अंदर मसल को कंट्रैक्ट करवाने के लिए भी एटीपी चाहिए और मसल को रिलैक्स करवाने के लिए भी एटीपी चाहिए। यहाँ पर एक कंडीशन आती है दैट इज़ कॉल्ड रिगर मोर्टिस, ठीक है। रिगर मोर्टिस ये कंडीशन है, इसमें क्या होता है कि डेथ के बाद आपकी बॉडी में एटीपी का लेवल बहुत कम हो जाता है, एकदम से ड्रॉप करता है। तो अगर आपकी मसल जो है वो, अगर आपकी टांगें जो है वो बेंड हैं या बाजू जो है वो बेंड है, ठीक है, स्ट्रेट नहीं है, तो कुछ घंटों बाद वो बाजू वहीं पर लॉक हो जाएगा, क्योंकि मसल वहीं पर अपनी पोजीशन को मेंटेन रखेंगे। मसल को रिलैक्स होने के लिए क्या चाहिए, एटीपी, लेकिन डेथ के बाद तो एटीपी नहीं आ रही। तो डेथ के बाद जो ये प्रॉब्लम आती है कि आपकी बॉडी में जैसी भी कंडीशन में मसल होते हैं वो वैसे ही लॉक हो जाते हैं। दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड द रिगर मोर्टिस। इस पैराग्राफ में हमने जो टी टिब्यूल्स और टी सिस्टम थे, ठीक है, जिसको हमने डिस्कस किया था, उनके बारे में बताया गया इस पैराग्राफ में, ठीक है। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया गया कि जब नर्व इम्पल्स आती है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या करता है, रिलीज़ करता है कैल्शियम आयन को। इसके अलावा इस पैराग्राफ में जो है वो मोटर यूनिट के बारे में बताया गया, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि ऑल द फाइबर्स, जो मसल फाइबर हैं, इनर्वेटेड बाय अ सिंगल मोटर न्यूरॉन, ठीक है। एक मोटर न्यूरॉन जितने भी मसल फाइबर के पास जा रही है उन सबको मिलकर हम कहते हैं, क्या नाम देते हैं, मोटर यूनिट का नाम देते हैं। ऑल और नन रिस्पॉन्स है कि मसल या तो कंट्रैक्ट करेंगे या कंट्रैक्ट नहीं करेंगे। ऐसे नहीं होता कि मसल जो है वो थोड़े से कंट्रैक्ट कर रहे हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आ रही है, थोड़ी सी नहीं आ रही। मसल हमेशा या तो कंट्रैक्ट करता है या फिर कंट्रैक्ट नहीं करता, ठीक है। और डिग्री ऑफ कंट्रैक्शन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फाइबर्स दैट पार्टिसिपेट इन द कंट्रैक्शन। तो अगर जो है वो फाइबर्स कम फाइबर्स तक इंफॉर्मेशन जा रही है तो कंट्रैक्शन कम होगी, ज़्यादा फाइबर्स तक जा रही है तो ज़्यादा होगी। लेकिन एक फाइबर तक जब इंफॉर्मेशन आ गई है तो वो कंट्रैक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। लास्ट पर हम देखते हैं एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन के, जो एनर्जी है मसल कंट्रैक्शन के लिए वो कहाँ से आती है। जैसे हमने देखा कि आपके जो मसल्स हैं वो उनको कंट्रैक्ट करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, रिलैक्स होने के लिए भी, ठीक है। मायोसिन के हेड को एक्टिन के साथ लगने के लिए भी एनर्जी चाहिए और एक्टिन के साथ से रिलीज़ होने के लिए भी एनर्जी चाहिए। एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन कम्स फ्रॉम एटीपी। सप्लाई ऑफ एटीपी इज़ मेंटेन्ड बाय द एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द मसल। मसल के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है जिसकी मदद से आपके पास एनर्जी आती है, एटीपी आती है, विच कम्स फ्रॉम द स्टोर्ड ग्लाइकोजन इन द सेल। मसल के अंदर ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा होती है, तो जब आपको एनर्जी चाहिए तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और ग्लूकोज जब टूटती है तो एटीपी प्रोवाइड करती है। व्हेन मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड ड्यू टू हाई मेटाबॉलिज्म, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय अनदर एनर्जी स्टोरिंग सब्सटेंस दैट इज़ कॉल्ड क्रिएटिनिन। तो मसल के अंदर क्रिएटिन भी होती है, क्रिएटिन फास्फेट, इसकी ब्रेकडाउन होती है तो ये भी फर्दर आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है जब आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। समटाइम ड्यूरिंग ऑक्सीजन डेफिशिएंसी और वेरी हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी, समटाइम जब आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हो, एक्सरसाइज कर रहे होते हो, तो एटीपी रिक्वायरमेंट इज़ मेट बाय एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू लैक्टिक एसिड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी में गिल्ट क्यों पड़ते हैं? जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन की बजाय आपके मसल एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। इसके नतीजे में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है इनटू द लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपके मसल के अंदर इकट्ठा हो जाता है और ये लैक्टिक एसिड जो है वो फिर एक्चुअली कास्ट करता है, गिल्ट कास्ट करता है। जो आपके मसल में एक्सरसाइज के बाद गिल्ट पड़ जाते हैं वो लैक्टिक एसिड की वजह से होते हैं। जब आराम कर रहे होते हो तो तमाम लैक्टिक एसिड में से उनका जो एक हिस्सा है, 5वां हिस्सा जो है लैक्टिक एसिड का, वो टूटता है
और उसकी एनर्जी को यूज़ करके बाकी जो लैक्टिक एसिड के मालिक्यूल्स हैं उनको ग्लूकोज में तोड़ा जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। तो यूँ आपकी बॉडी में जो है मसल्स के अंदर एनर्जी जो है वो यूँ लगातार प्रोवाइड की जाती है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन से हो, चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से प्रोवाइड की जाए।